Okay, we are discussing about the development of equivalent circuit of a transformer. इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब है कि एक ऐसा सर्किट जो एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर करता है, राइट? सो दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर. So this is what we are discussing, and based on this equivalent circuit we can draw the phasor diagram of a real transformer. So इससे पहले हमने पढ़ा था एक आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में. हमने आइडियल ट्रांसफार्मर को देखा कि नो लोड पर उसका बिहेवियर कैसा होता है, और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर यानी कि एक रियल ट्रांसफार्मर नो लोड पर कैसे शो करते हैं उसको, राइट? सो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हमने कुछ की डिस्कशंस, जो पॉइंट्स थे वो मैं समराइज कर रहा हूं. सो ये जो मैंने सिंबल बनाया, दिस रिप्रेजेंट्स एन आइडियल ट्रांसफार्मर फॉर अस एज फार एज द डेवलपमेंट ऑफ इक्विवेलेंट डायग्राम इज सर्किट डायग्राम इज कंसर्न. इसको जो हम सप्लाई दे रहे हैं, दैट सप्लाई इज V1, right? This is on no load, so the current flowing here is the no load current I0. एक EMF induce हो रहा है which is equal and opposite to the supplied voltage. ये opposite क्यों है? लेंस लॉ के कारण. हमने देखा कि साइनसॉइडल वोल्टेज से साइनसॉइडल करंट बनेगा, साइनसॉइडल करंट से जो फ्लक्स बनेगा वो भी साइनसॉइडल होगा, और क्योंकि वो फ्लक्स इन कॉइल्स को कट कर रहा है तो यहाँ पर एक EMF इंड्यूस होगा E1 प्राइमरी साइड में, और Lenz law says that the induced EMF will be such that it will oppose the original cause, और original cause था V1. तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए एक बहुत की एक्सप्रेशन हमें मिलता है कि V1 is equal to minus V1. ये इक्वल अपोजिट है, ये हमें समझ में आ गया लेंस लॉ से. इक्वल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं है. अगर आप यहाँ पर केवीएल लगाओगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी, है ना? यहाँ पर एरो हेड को हायर पोटेंशियल मान लो, ऑल्दो ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, पोलैरिटी चेंज हो रही है बार बार, लेकिन अगर हम इसको हायर पोटेंशियल एरो हेड को ट्रीट करें तो इफ आई राइट केवीएल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी राइज इन पोटेंशियल यानी कि माइनस V1, फिर हम यहाँ पर आए हेड से टेल की तरफ यानी कि देयर इज अ फॉल इन पोटेंशियल, सो प्लस साइन, लेकिन वोल्टेज जो है दैट इज माइनस V1, सो दिस इक्वल्स 0. सो फ्रॉम हियर वी गेट V1 टू बी इक्वल टू माइनस E1. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है क्योंकि इससे इसके बेसिस पर हम आगे की डेवलपमेंट करते हैं, राइट? सो यहाँ पर भी एक EMF इंड्यूस होगा व्हिच वी आर कॉलिंग एज E2. यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में N1 है, सेकेंडरी में N2 है. तो ट्रांसफार्मर के आइडियल होने का मतलब है कि E1 by E2 इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं दैट इज इक्वल टू N1 by N2, राइट? और इसमें हमने ये भी देखा था कि ये पॉसिबल तब है जब जो कोर है वो बिल्कुल आइडियल हो, यानी कि वहां पर कोई हिस्टेरेसिस ना हो, प्लस जो वाइंडिंग्स है वहां पर रेसिस्टेंस इज 0. ठीक है, तो इस तरह का हमने डेवलपमेंट देखा. इसके लिए हमने फेजर डायग्राम भी बनाया था. फेजर डायग्राम बनाना हमने सीखा था कि हम पहले 4 क्वाड्रेंट्स बना लें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मार्क कर दें. We always start with the flux because it is mutual between the two windings, and it is therefore it is taken as the reference, यानी कि along the positive x-axis. So this is the mutual flux, sinusoidal है, right? इस फ्लक्स के कॉजेज और इफेक्ट को पहले हम मार्क करें. तो इस फ्लक्स जो आया था ये I0 के कारण आया था, और क्योंकि वो एक आइडियल कोर है तो वहां पर कॉज और इफेक्ट सेम फेज में है, सो I0 को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया. इस फ्लक्स के कारण EMF इंड्यूस होगा. इंड्यूस्ड EMF हमेशा 90 डिग्रीज लैगिंग होगा, चाहे वो आइडियल केस हो चाहे नॉन आइडियल केस हो. सो E1 जो होगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस में होगा, और E2 को मैंने नेगेटिव वाई एक्सिस में बनाया है एज्यूमिंग कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, N2 ग्रेटर है, इसलिए E2 इज ग्रेटर देन E1, राइट?
फिर हमने यहाँ से देखा कि -E1 यानी कि इसका इक्वल और अपोजिट ये वाला जो फेजर है ये -E1 होगा, और यही जो है दिस इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज V1। ये जो वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल रहा है V2, फिर से अगर हम केवीएल लगाएं तो हम देखेंगे कि V2 इज एज गुड एज E2, सो दिस E2 इज एज गुड एज V2। तो ये एक फेजर डायग्राम है आइडियल ट्रांसफार्मर का ऑन नो लोड। रियल ट्रांसफार्मर में हमने देखा कि ये मैंने आइडियल ट्रांसफार्मर बनाया। रियल ट्रांसफार्मर में हमने देखा कि सबसे पहले जो कोर है उसमें पावर लॉसेस हो रहे हैं। कोर में जो है कॉज और इफेक्ट सेम फेज में नहीं है, यानी आई नॉट इज नॉट इन सेम फेज विद फाइव एम। तो इसको शो करने के लिए हमने यहाँ पर एक शंट ब्रांच बनाई थी। आई नॉट एक करंट है जो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट उसका जो है वो मैग्नेटाइज करता है कोर को, और दूसरा पार्ट जो है वो कोर के अंदर जो लॉसेस हो रहे हैं उनको कॉम्पनसेट कर रहा है। सो दिस आई नॉट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आई सी कोर लॉस कंपोनेंट बोलते हैं जिसको हम, एंड आई एम जिसको हम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहते हैं। सो दिस इज अ रेजिस्टेंस आरसी, यानी आईसी स्क्वायर इनटू आरसी गिव्स यू द कोर लॉस, और ये रिएक्टेंस है जे एक्स एम की तरह मैं उसको शो कर रहा हूँ मैग्नेटाइजेशन को दिखाने के लिए। इसके अलावा हमने देखा कि जो वाइंडिंग्स हैं, ये पहला नॉन आइडियलिटी थी। इसके अलावा हमने देखा कि जो वाइंडिंग्स हैं उनका अपना रेसिस्टेंस है पहली चीज, और दूसरी चीज वाइंडिंग्स में जब करंट फ्लो होता है तो जो फ्लक्स बनता है वो लीक हो जाता है, कुछ पार्ट जो है वो दूसरे वाइंडिंग की तरफ जा ही नहीं पाता। तो ये दोनों चीजों को शो करने के लिए मैंने यहाँ रेसिस्टेंस लगाया R1 और एक इंडक्टेंस लगाया जो लीकेज रिएक्टेंस को शो कर रहा है। दिस इज कॉल्ड X1 लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज को कॉम्पनसेट करने के लिए हमने यहाँ पर ये लगाया, और यही चीज हमने सेकेंडरी साइड में भी करी, राइट। सो दिस करंट I2 इज 0, ये नो लोड कंडीशन है, ओपन सर्किटेड है। दिस इज R2, दिस इज JX2, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। हम वोल्टेजेस और करंट्स प्राइमरी साइड के भी शो कर देते हैं। तो जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है साइनसॉइडल वोल्टेज है, इसलिए मैं एक फेजर की तरह शो कर रहा हूँ V1। यहाँ से जो करंट जा रहा है वो I1 कहना चाहिए हमें, लेकिन जो करंट जा रहा है दैट इज इक्वल टू I0। सो ये नो लोड करंट है। नो लोड करंट का मतलब क्या हुआ, जब सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है यानी उसका करंट 0 है, तब प्राइमरी में जो करंट फ्लो होता है उसको हम नो लोड करंट कहते हैं। तो दिस इज I0, ठीक है। यहाँ पर जो EMF इंड्यूस हुआ था दैट वाज इक्वल टू -E1, जैसे यहाँ पर शो किया था हमने। यहाँ जो EMF इंड्यूस हुआ है दिस इज इक्वल टू E2। जो वोल्टेज अवेलेबल है दैट इज इक्वल टू V2। तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, ठीक है। इसको हमने पिछली क्लासेस में पूरा डिस्कस किया था कि कौन सा कंपोनेंट क्यों आ रहा है। तो मैं ये वाला डायग्राम फिर से बनाऊंगा, आप लोग इसको याद करते चलो कि हम कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम बनाते हैं एक आइडियल ट्रांसफार्मर। ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब मैंने बता दिया, ये N1 है या N2 है। यहाँ पर जो EMF है इंड्यूस्ड EMF है, ये -E1 की तरह मैं शो कर रहा हूँ। यहाँ का जो इंड्यूस्ड EMF है मैं उसको E2 की तरह शो कर रहा हूँ। आइडियलिटी का मतलब है E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड का रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू N1/N, राइट। ये आइडियल ट्रांसफार्मर। फिर हमने इसमें नॉन आइडियलिटीज इंसर्ट करी। सबसे पहले नॉन आइडियलिटी कोर के कारण, उसको शो करने के लिए हमने एक शंट ब्रांच बनाई, उसमें एक इंडक्टर और एक रेसिस्टेंस पैरेलल में लगाया। रेसिस्टेंस कोर लॉस को शो करने के लिए, इंडक्टेंस मैग्नेटाइजेशन को शो करने के लिए। फर्स्ट नॉन आइडियलिटी। सेकंड नॉन आइडियलिटी, दोनों वाइंडिंग्स का रेसिस्टेंस है, प्राइमरी वाइंडिंग एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस। थर्ड नॉन आइडियलिटी, लीकेज, फ्लक्स का लीकेज हो रहा है, उसको शो करने के लिए हमने यहाँ पर एक इंडक्टर लगाया सीरीज में, राइट। और फिर हमने सारे कंपोनेंट्स के नाम दे दिए। प्राइमरी साइड का रेसिस्टेंस है इसलिए R1, लीकेज रिएक्टेंस है प्राइमरी का इसलिए X1, X के साथ हमेशा हम J लिखते हैं फेजर डोमेन में, सो JX1।
सेकेंडरी साइड का रेसिस्टेंस है इसलिए R2, सेकेंडरी साइड का लीकेज रिएक्टेंस है इसलिए X2। सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास एक आइडियल ट्रांसफार्मर है तो वो बिल्कुल इसकी तरह बिहेव कर रहा है, और इस आइडियल ट्रांसफार्मर में जो नॉन आइडियलिटीज जब हमने ऐड कर दी है तो ये जो ओवरऑल सर्किट बन रहा है, जो मैंने बड़े से सर्कल से जो शो किया है, ये सारी नॉन आइडियलिटीज मिलाकर जो बिहेवियर बनेगा ये एक रियल ट्रांसफार्मर को शो करेगा। ये सर्किट ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि एक रियल ट्रांसफार्मर बिहेव करता है। ठीक है, सो दिस सर्किट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सर्किट। और अभी हमने ये कैसे बनाया है? अभी हमने नो लोड पर बनाया है। लोडिंग कंडीशंस पे क्या होगा दैट वी विल डिस्कस टुडे, राइट? सो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज शो कर देता हूँ। दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज V1। यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 लिखना चाहिए, लेकिन राइट नाउ इट इज इक्वल टू द नो लोड करंट। ये सारा का सारा करंट यहाँ आ रहा है, इधर कोई भी करंट नहीं जा रहा है। दिस करंट इज I0। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, IC और IM में। ठीक है, सेकेंडरी साइड में ये जो करंट है I2, दिस इज इक्वल टू 0। दिस वोल्टेज इज इक्वल टू V2। अब इसके बेसिस पर हम एक फेजर डायग्राम बना सकते हैं। फेजर डायग्राम बनाने के लिए हम KVL लिखेंगे, राइट? सबसे पहले मैं प्राइमरी साइड में KVL लिख रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट, ड्रॉ द फेजर डायग्राम। ऑफ कोर्स हम ये नो लोड के लिए बना रहे हैं, एग्जाम में ये लोडिंग कंडीशंस के लिए आएगा। सबसे पहले देखो, मैंने एक लूप लिया। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। मैंने बताया कि एरो हेड को हमेशा हायर पोटेंशियल मानो। आई सी अ राइज इन पोटेंशियल, सो माइनस साइन, वोल्टेज इज V1 बार। ठीक है, फिर हमें एक रेसिस्टेंस दिखा, उसका करंट है I0, माइनस I0 इंटू R1। ये याद रखें कि एक फेजर है, फॉल इन पोटेंशियल है, सो प्लस। फिर एक और एलिमेंट दिखाई दिया फेजर डोमेन में, तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे J इंटू X1, और उसका करंट कितना है? I0 है, फॉल इन पोटेंशियल है, सो माइनस। फिर हम यहाँ पर आए, कुछ भी नहीं है, यहाँ आए, कुछ भी नहीं है, इधर आए जब, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस -E1 दिख रहा है। एरो हेड से टेल की तरफ हम जा रहे हैं, फॉल इन पोटेंशियल है, सो प्लस साइन, लेकिन वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है वो -E1 बार है। सर JX1 के लिए माइनस क्यों आया इसमें? सॉरी, प्लस आई, फॉल इन पोटेंशियल। थैंक यू। सो दैट इज प्लस JX1 इंटू I0। फिर हम यहाँ पर आ गए और इधर गए तो कोई भी एलिमेंट नहीं था, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, V1 is equal to -E1 plus I0 R1 plus JI0 X1। देखो आइडियल में क्या था? आइडियल में था V1 is equal to -E1। अब ये वाले V1 जो प्रैक्टिकल केस है, इस V1 को E1 का इक्वल अपोजिट तो होता ही, इक्वल नहीं होगा, अपोजिट तो होता ही, लेकिन अब उसको ये वाले पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल ड्रॉप्स, वो भी ओवरकम करने हैं। सो V1 हैज टू ओवरकम सबसे पहले -E1, plus it has to overcome this potential difference which is equal to I0 R1 plus this potential difference which is equal to I0 into X1 multiplied with J। इसीलिए एक्सप्रेशन ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसको याद करने से बेटर है हम हमेशा KVL की तरह इसको लिखें। ठीक है सर? यस सर ये -E1 जो हमने डायग्राम के अंदर लिखा है सर, उसका एरो हमने अपवर्ड्स बनाया है, हाँ, तो वहां पे आप सर, उसको ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे वो डाउनवर्ड्स बना के E1 लिख सकते हैं। ओके सर, वैसा भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम सेकेंडरी साइड के लिए भी लिख लेते हैं। स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, सबसे पहले राइज इन पोटेंशियल दिखेगा, सो -E2 बार। फिर ये I2 JX2 और I2 R2, लेकिन I2 0 है, राइट? सो ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 हमें दिखाई देगा। फिर देयर इज अ फॉल इन पोटेंशियल, यानी कि प्लस V2, दिस इज इक्वल टू 0, व्हिच मींस दैट V2 इज एज गुड एज E2। ये सारी चीज को हम फेजर के फॉर्म में शो कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं
फेजर डायग्राम अभी बना रहा हूँ, क्योंकि इसके बेसिस पर हम आगे के फेजर डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है। तो देखो V1 के लिए एक्सप्रेशन हमें क्या मिला था, -E1 प्लस R1 इंटू आई नॉट प्लस X1 इंटू आई नॉट साथ में J, प्राइमरी साइड के लिए था। सेकेंडरी साइड के लिए हमें मिला था E2 इज इक्वल टू V2। अब इन इक्वेशन, ये जो इक्वेशंस है इनको मैं एक फेजर डायग्राम में शो करना चाहता हूँ। सर एक बार आप सेकेंडरी साइड का दिखाएंगे, आपने लूप कैसे लिया है? I started from this point, right? टेल से हेड की तरफ जा रहे हैं, इसलिए राइज इन पोटेंशियल, सो माइनस साइन, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज E2 बार। यहाँ पर भी हमें लेना था I2 इंटू JX2, I2 इंटू R2, लेकिन I2 0 है, सो मैंने उनको स्किप कर दिया, 0 कर दिया। फिर हम यहाँ से आए एरो हेड से टेल की तरफ, फॉल इन पोटेंशियल, सो प्लस साइन एंड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज V2 बार, सो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है सर। ओके सर। यस सर लूप 1 में आई नॉट करंट IC और IM की तरफ क्यों आया, इधर क्यों नहीं गया सर प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इतना सा पार्ट आइडियल है। आइडियल है मतलब इसके अंदर कोई पावर लॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो ये आई नॉट कौन सा करंट है, नो लोड करंट है। इसका काम क्या है, ये मैंने उस दिन बताया था। ये जो फ्लक्स हमने सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, उसके साथ ये किसी एंगल गामा पे आई नॉट आता है। आई नॉट दो ही काम कर रहा है। पहला काम ये फ्लक्स को बनाना, वो कौन कौन सा कंपोनेंट कर रहा है, आई एम वो कंपोनेंट है जो ये काम कर रहा है, इसलिए आई एम यहाँ शो कर दिया। दूसरा कंपोनेंट है आईसी। इसका काम क्या है, जो कोर के अंदर लॉसेस हो रहे हैं, यानी हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस, वो उसको सप्लाई करने के लिए जो पावर चाहिए उसके सप्लाई जो है यहाँ से आ रही है, सो आईसी। तो अभी इस वाले पार्ट में कोई डिमांड नहीं है, ये कुछ करंट नहीं चाहता। अभी जो करंट है वो सिर्फ, आप जो करंट जो ड्रॉ कर रहा है ये ट्रांसफॉर्मर मेन सप्लाई से, वो करंट सिर्फ इतना काम कर रहा है कि कोर के अंदर फ्लक्स बना रहा है और कोर के लॉसेस को कॉम्पनसेट कर रहा है, बस। ठीक है, अभी इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट आएगी जब हम यहाँ पर लोड कनेक्ट करें, वो मैं अभी समझाऊंगा कि वो कैसे आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। दिस आई विल एक्सप्लेन कि हमें क्यों उसका रोल कहां पर आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशंस जब आपको मिल गई तो आप इन इक्वेशंस की हेल्प से एक फेजर डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फेजर डायग्राम सीखना। यहाँ से अभी थोड़ा आसान है, आगे जाके वो हमें बहुत सारे पैरामीटर्स दिखाई देंगे। सो बेटर टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इक्वेशंस। सबसे पहले मैंने 4 क्वाड्रेंट बनाए और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को शो कर दिया। ठीक है, कहानी कहां से चालू होगी हमारे लिए, रेफरेंस से चालू होगी। रेफरेंस क्या है, जो फ्लक्स है वो हमारे लिए रेफरेंस। तो वो मैंने लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग। ये म्यूचुअल फ्लक्स है फाई एम बार, यानी फेजर के फॉर्म में है, साइनसॉइडल क्वांटिटी है। क्योंकि ये फ्लक्स किसके कारण बना था, ये फ्लक्स बना था नो लोड करंट के कारण, आई नॉट के कारण। और ये नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, यानी हिस्टेरिसिस है। हिस्टेरिसिस का मतलब है कि कॉज जो है वो लीड करता है इफेक्ट को। सो दिस कॉज हियर is I naught bar. It is leading the flux by an angle of hysteric angle gamma. अभी मैं शो नहीं कर रहा हूं उसको यहाँ, ठीक है। इसको आप रिजॉल्व करोगे तो दो कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, IM और IC। अभी मैं इनको यहाँ शो नहीं करना चाहता, नहीं, क्योंकि ये डायग्राम जो है वो कचरा हो जाएगा इसके कारण। IM और IC उनकी अभी यहाँ जरूरत भी नहीं है हमें शो करने। इंपॉर्टेंट चीज ये कि आई नॉट आपने सही दिखाया कि नहीं, वो सेम फेज में नहीं दिखाना है आपको फाइम के साथ, क्योंकि नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, अब हमेशा चालू करो सेकेंडरी साइड से। ठीक है, सेकेंडरी में हमें वोल्टेज पता है, हम मान के चल रहे हैं कि हमें पता है ना, क्योंकि वहां पर हम यूज कर रहे हैं उसको। तो वोल्टेज को, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें कहीं भी तुम एक रैंडमली वोल्टेज को ड्रॉ करो। मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया,
इसको मैंने कहा V2। ठीक है, याद रखें सबसे पहले फाइव शो करो, I0 शो करो, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आर्बिट्रेरीली किसी भी जगह पर V2 ड्रॉ कर लो। अभी I2 है नहीं, I2 होगा तो क्या होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, और ये V2 जो है किसके बराबर है, E2 के बराबर। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू E2। सो दिस इज V2। फिर हम प्राइमरी साइड में आते हैं। प्राइमरी साइड में क्या होना चाहिए, हमें V1 शो करना है। V1 के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, -E1 पता होना चाहिए, राइट। -E1 के लिए यहाँ पर मैंने कुछ गलत किया, मैंने गलत ये किया कि E2 हमेशा नेगेटिव y एक्सिस में बनेगा, है ना, क्योंकि वो फ्लक्स से इंड्यूस हो रहा है, तो E2 यहाँ पर बनेगा। ये वाला प्रोसेस मैं बताऊंगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम कब लेते हैं, क्यों लेते हैं। एंड दिस E2 इज इक्वल टू V2। ठीक है, मैंने गलत बताया, मैंने कहा सेकेंडरी साइड से चालू करें। E2 जो होगा वो हमेशा हमें मालूम है नेगेटिव y एक्सिस में ही होगा, चाहे वो आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। तो सबसे पहले मैंने E2 बना दिया, और क्योंकि नो लोड कंडीशन है तो E2 और V2 बराबर है, तो दैट शुड बी मार्क्ड एज इक्वल टू V2, राइट। फिर हम प्राइमरी साइड में आते हैं। प्राइमरी साइड में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए -E1। तो हमें E1 पता है, E1 कहाँ होगा, वो भी नेगेटिव y एक्सिस में होता है। क्यों होता है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो फ्लक्स से हमेशा लैग करता है 90 डिग्री से। सो दिस इज E1। लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, -E1। -E1 कैसा होगा, इसका इक्वल और अपोजिट, ये मैंने बना दिया -E। ठीक है, -E1 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, I0 इंटू R1। I0 पता है क्या हमें, हाँ पता है, I0 हम देख रहे हैं। I0 को जिस डायरेक्शन में हमने बनाया था, E1 के जो एरो हेड है वहां से एक डॉटेड लाइन उसी डायरेक्शन में बनाओ, है ना। मान लो कि हम इसी रेफरेंस फ्रेम में चढ़ गए, ये तो पूरा रोटेट हो रही है सारी क्वांटिटीज, फेजर है क्योंकि ये, लेकिन हमें वो स्टेशनरी दिखाई देंगे अगर हम उसी रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं। तो इसको एक वेक्टर की तरह ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास एक वेक्टर है -E1 बार, एक्चुअली में वेक्टर नहीं है पर मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहा हूँ। इसमें मुझे ऐड करना है I0 इंटू R1। अब I0 की डायरेक्शन जो होगी, सेम डायरेक्शन में I0 R1 भी बनेगा। ठीक है, सो दिस इज अ वोल्टेज नाउ, I0 इंटू R1। इसमें मुझे ऐड करना है I0 इंटू X1, लेकिन J मल्टीप्लाई होने के बाद। अब I0 इंटू X1 भी इसी डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन उससे J मल्टीप्लाई हो जाए। जब किसी फेजर से J मल्टीप्लाई होता है तो वो 90 डिग्रीज में रोटेट हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अगर हम, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल टू 3 + 4J, राइट। तो मैं उसको कैसे शो करूंगा, 3 यानी कि 1 2 3 1 2 3 4। तो रियल पार्ट 3 था, इमेजिनरी पार्ट 4 था, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये ऐसा दिखाई देगा Z। मेरे पास, मैं कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ Z1, उसके लिए मैंने क्या किया, इस Z को J से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या होगा, J इंटू 3 + 4J, यानी कि 3J - 4, यानी कि -4 + 3J। सो 1 2 3 4, रियल पार्ट हो गया -4, इमेजिनरी पार्ट है +3J, यानी कि यहां पर आएगा वो। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1। अब आप दोनों को कंपेयर करो तो देखोगे कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्रीज है, और लेंथ दोनों की सेम है, यानी कि ये इधर खिसक के इधर आ गया, रोटेट होके आ गया इधर। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम J से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाता है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। तो जब I0 इंटू X1 वो इसी डायरेक्शन में बना था, ये जो डॉटेड लाइन, लेकिन उसको साथ J को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये 90 डिग्रीज पर एक एंगल, एक और डॉटेड लाइन मैंने खींच दी, और JX1 जो होगा वो यहाँ पर आएगा, I0 X1 इंटू J। मुझे इन तीनों को ऐड करना है, पहला दूसरा और तीसरा। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाले का टेल और आखिरी वाले का हेड, ऐसे हम वेक्टर एडिशन करते थे। और इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं जोड़ दूंगा तो इन तीनों का एडिशन मुझे मिल जाएगा, राइट। सो मैंने इन तीनों को जोड़ ऐड कर दिया, यानी कि ये दो आपस में इनको जोड़ दिया।
अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, पर ठीक है। ये वाला जो वोल्टेज होगा दिस इज इक्वल टू V1। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में नहीं है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में नहीं है, ये मैंने उतना अच्छा बनाया नहीं है। मैं इसको फिर से बना रहा हूँ। हमारे लिए जो रिलेशनशिप थे प्राइमरी साइड में था, ये याद करते जाएं सब लोग। V1 इज इक्वल टू माइनस E1 प्लस I नॉट R1 प्लस I नॉट X1 इंटू J। सेकेंडरी साइड में हमारे लिए था E2 इज इक्वल टू V2। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 4 क्वाड्रेंट्स बनाए, मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को मार्क किया, फ्लक्स बनाया म्यूचुअल फ्लक्स, इसका कॉज था I नॉट, वो बनाया। उसके बाद हम सेकेंडरी साइड में आए, V2 जो था वो E2 के बराबर था, और E2 हमें पता है कि नेगेटिव वाई एक्सिस में होता है, सो दिस इज E2 और यही V2 भी है। फिर हम प्राइमरी साइड में आए, हमें V1 बनाना है लेकिन हमने देखा कि V1 बनाने के लिए हमें E1 भी चाहिए, I नॉट R1 भी चाहिए और J I नॉट X1 भी चाहिए। तो ये तीनों मैंने बना दिए माइनस E1। तो सबसे पहले मैंने E1 बनाया, E1 नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो माइनस E1 जो होगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगा। इसमें मुझे ऐड करना है I नॉट इंटू R1, इसलिए इसके हेड से मैंने एक लाइन बनाई विच इज पैरेलल टू I नॉट, और यहां पर एक फेजर बना दिया जो कि I नॉट R1 है। इसमें मुझे फर्दर ऐड करना है I नॉट इंटू X1, जिसको हमने J से मल्टीप्लाई किया, राइट। तो I नॉट इंटू X1 की डायरेक्शन सेम होगी, I नॉट जैसी होगी, लेकिन उसको हमने 90 डिग्रीज, जब J से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्रीज पर होगा। सो दिस फेजर विल बी इक्वल टू I नॉट X1 मल्टीप्लाइड विद J। ये एंगल 90 डिग्रीज है। सो ये पहला फेजर प्लस दूसरा फेजर प्लस तीसरा फेजर मिलाकर मुझे मिलेगा V1 यानी पहले फेजर का टेल और तीसरे फेजर का हेड, इनको मैंने आपस में जोड़ दिया। So this is equal to V1। ठीक है, so this is the phasor diagram of a single phase transformer under no load। जब कोई लोड ना हो ट्रांसफार्मर पर तो फेजर डायग्राम ऐसा दिखे। इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क, क्योंकि इसके बेसिस पर हम लोडिंग कंडीशंस पर अब जाएंगे। ठीक है सो अब हम आते हैं कि बिहेवियर ऑफ अ ट्रांसफार्मर अंडर लोडिंग कंडीशंस। So I have a transformer here। अब इसके लिए हमें क्या है, इसकी वर्किंग को अच्छे से अब समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इसके अंदर अब हो क्या है। ठीक है, सो आई हैव दिस कोर, आई हैव दिस प्राइमरी वाइंडिंग जिसको मैंने सप्लाई दिया है, दिस इज वोल्टेज V1, एंड आई हैव दिस सेकेंडरी वाइंडिंग। पहले यहाँ पर लोड नहीं था, यानी कि ये स्विच जो था ये ऑफ था। अब हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, यानी कि एक लोड यहाँ पर आएगा। ठीक है, लोड आने से पहले जब ये स्विच ऑफ था तब की कंडीशंस हमें मालूम है। तब क्या क्या हुआ था, जब ये स्विच ऑफ था तो यहाँ पर एक ही करंट फ्लो हो रहा था जिसको हम कहते हैं नो लोड करंट, और ये वाला करंट जो था ये जीरो था। ठीक है, ये करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा था और इसके कारण एक फ्लक्स बना था जिसे हम कहते हैं phi m म्यूचुअल फ्लक्स, और यहाँ पर एक EMF इंड्यूस हुआ था, यहाँ भी एक EMF इंड्यूस। दिस वोल्टेज इज V2, जब ऑफ है तो दिस V2 इज वाज इक्वल टू E2। ठीक है, जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, ये जो करंट है अब ये जीरो नहीं रहे। ठीक है, ये करंट फ्लो होने लग जाएगा। ये करंट किसके कारण फ्लो होगा,
इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण फ्लो होगा। जब भी कोई करंट फ्लो होता है वो क्या करता है, वो अपना भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है। ठीक है, तो ये जो करंट फ्लो होगा तो ये भी अपना एक मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर बनाएगा, जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ। ग्रीन वाला जो है वो ओरिजिनल फ्लक्स। जब I2 फ्लो होने लग गया तो उसने अपना एक फ्लक्स बना दिया रेड कलर वाला। ये थोड़ी देर के लिए ऐसा हो रहा है, अभी एक ट्रांजिएंट कंडीशन है, टेम्पररीली ऐसा हो रहा है। ये फ्लक्स किसके कारण बना, रेड वाला फ्लक्स I2 के कारण। I2 किसके कारण बना, E2 के कारण। E2 क्या चीज है, E2 इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, फैराडेज लॉ से पता चल रहा है हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, और लेंस लॉ हमें बता रहा है कि I2 का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट विल अपोज द कॉज। अब ये ओरिजिनल फ्लक्स φm जो था वो कॉज था। I2 जब फ्लो हुआ तो उसने अपना फ्लक्स बनाया, तो ये क्या करेगा, ओरिजिनल फ्लक्स को अपोज करेगा। I2 के कारण जो फ्लक्स बनेगा वो इस φm को अपोज करेगा। ठीक है, जब वो इस फ्लक्स को अपोज करेगा तो इसके फ्लक्स के कारण E1 इंड्यूस हुआ था। जब ये फ्लक्स कम होगा तो ये वाला ईएमएफ कम हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, जब ये ईएमएफ कम होगा और ये वाला वोल्टेज हमने चेंज नहीं किया, मान लो मैं एक डीसी का एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूँ, ये सप्लाइड वोल्टेज था लेट अस से 10 वोल्ट्स, ये बीच में एक अपोजिशन है डीसी, इसलिए रेजिस्टेंस है, लेट अस से दिस इज ऑफ 1 ohms, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम शो कर रहे हैं, मान लो ये था 8 वोल्ट्स। तो ये कुछ करंट यहाँ फ्लो हो रहा था जो कितना होगा 10 - 8 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 2 एम्पीयर। लेकिन अभी क्या हुआ, ये चीज तो सेम रही, ये चीज भी सेम थी, ये भी चेंज नहीं हुई, लेकिन ये वाला वोल्टेज हो गया कम, ये 8 वोल्ट से हो गया 6 वोल्ट। तो इस करंट को क्या होगा, ये करंट बढ़ जाएगा 10 - 6 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि ये हो जाएगा 4 ohms। कितने एम्पियर बढ़ गया, ये 2 एम्पियर से और 2 एम्पियर ऐड हो गया, अब ये हो गया 4 एम्पियर। राइट, तो यहां पर भी ऐसे ही हुआ, देखो पहले कोई करंट I2 नहीं था, फ्लक्स φm था ग्रीन वाला, जैसे I2 फ्लो होने लग गया तो एक रेड वाला फ्लक्स और आया यहाँ पर। रेड वाला फ्लक्स ऐसा था कि उसने ग्रीन वाले को अपोज किया, उसके कारण क्या हुआ, जो नेट फ्लक्स था कोर में वो कम हो गया। नेट फ्लक्स कम हुआ तो इस फ्लक्स के कारण ही ईएमएफ E1 इंड्यूस हुआ था, ये वाला वोल्टेज कम हो गया। जो सप्लाइड वोल्टेज था वो सेम था, अपोजिंग वोल्टेज कम हो गया, इसका मतलब ये वाला करंट अब बढ़ेगा। राइट, ये वाला करंट कितना बढ़ेगा, यहाँ पर मैंने देखा कि ये 2 एम्पियर से 4 एम्पियर है, यानी 2 एम्पियर बढ़ा। ये वाला करंट भी कुछ बढ़ेगा, अभी मैंने उसको कह दिया I1 डैश। I0 तो पहले से फ्लो हो ही रहा था, कुछ उसमें और अब ऐड हो गया, I1 डैश ऐड हो गया, इसको मिला के हम कह रहे हैं इसको I1। अब ये बढ़ा हुआ करंट क्या करेगा, ये बढ़ा हुआ करंट आएगा और ये जो रेड वाला फ्लक्स था उसको अब ये कैंसल आउट कर देगा, क्योंकि ये I1 डैश भी अपना फ्लक्स बनाएगा। राइट, तो I1 डैश का काम क्या है, I1 डैश एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना इस वाले को कैंसल आउट कर दे। जब ये कैंसल आउट हो जाएगा तो इस कोर में कितना फ्लक्स रह जाएगा, जितना पहले था। ठीक है, यानी कि फ्लक्स, जो कोर का फ्लक्स है वो कभी चेंज नहीं होगा, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट फ्लक्स थ्योरी। एक बार फिर से बता रहा हूं, जब सेकेंडरी साइड में कोई करंट नहीं था तो प्राइमरी साइड का करंट अकेला I0 था और कोर में जो फ्लक्स था वो φm। जैसे ही I0 फ्लो I2 फ्लो होना चालू हुआ, I2 ने अपना एक फ्लक्स बना दिया जो कोर के फ्लक्स को जिसने अपोज किया। थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, कोर का फ्लक्स कम हो गया, कोर का फ्लक्स कम हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी साइड का कम हो गया। सप्लाइड वोल्टेज सेम है, सप्लाइड वोल्टेज को जो अपोज कर रहा था ईएमएफ वो कम हुआ है, इसके कारण क्या हो गया, ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा, यानी I0 में और कुछ करंट ऐड हो गया I1 डैश, और ये दोनों करंट मिला के जो टोटल करंट है उसको हम कह रहे हैं I1, प्राइमरी वाइंडिंग का करंट। I1 डैश ने क्या किया, I0 तो अपना फ्लक्स φm बनाता ही है, I1 डैश ने क्या किया, उसने एक एडिशनल फ्लक्स और ऐसा बनाया जिससे I2 का जो अपोजिंग फ्लक्स था वो कैंसल आउट हो गया, यानी कि अब फिर से कोर में कितना फ्लक्स एस्टैब्लिश्ड है, φm के बराबर। अगर आप इस I2 को और बढ़ाओगे तो ये वाली साइड में करंट और बढ़ जाएगा ताकि इस कोर को वो फ्लक्स को वो कांस्टेंट कर सके। अगर आप इस करंट को घटाओगे तो ये वाला करंट भी कम होगा।
लेकिन हमेशा क्या रहेगा, ये वाला फ्लक्स कांस्टेंट phi m पर मेंटेन रहेगा। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। इस चीज को हम देखेंगे कि ये इक्विवेलेंट सर्किट में कैसे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि I1 कितना होगा, I1 डैश जो है वो कितना होना चाहिए। I1 डैश का हमें फंक्शन याद रखना है। I1 डैश का काम क्या है, I2 के इफेक्ट को, जो फ्लक्स के टर्म्स में जो I2 का इफेक्ट आया उसको कैंसल आउट करना। प्राइमरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स थे वो N1 थे, सेकेंडरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स थे वो N2 थे। जब I2 फ्लो होने लगा तो उसने अपना एक MMF बनाया जो था I2 N2, राइट। इस वाइंडिंग में करंट कितने I2 है, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N2, तो जो MMF है वो कितना है I2 N2। इसी MMF ने वो अपोजिंग फ्लक्स बनाया था, यानी हमें इस MMF को कैंसल आउट करना है। इसको कैंसल आउट कौन कर रहा है, I1 डैश कैंसल आउट कर रहा है। और वहां पर अब MMF कितना है, I1 डैश मल्टीप्लाइड विद N1। ये MMF इसको कैंसल आउट कर रहा है, यानी कि I1 डैश N1 इज इक्वल एंड अपोजिट टू I2 N2। So this is how you can find out the value of I1 dash. This is equal to minus N2 by N1 into I2। I1 dash की वैल्यू I2 पर डिपेंड करती है। अगर I2 0 होगा तो I1 dash भी 0 होगा, तब अकेला I0 ही फ्लो होगा। ये सारी चीजों को मैं इक्विवेलेंट सर्किट में शो कर रहा हूँ और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, ये उसका आइडियल पार्ट। This is N1 number of turns, this is N2 number of turns. This EMF is minus E1 and this EMF is E2। फिर मैंने नॉन आइडियलिटीज ऐड करी, रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस फॉर लीकेज प्राइमरी साइड में। सर वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस की एफिशिएंसी कितनी होती है? एफिशिएंसी उसमें कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है कि कितना टाइटली हम उसको कपल कर रहे हैं। हमने मैग्नेटिक सर्किट्स में देखा, मैक्सिमम जो होगा वो 100% हो सकता है कि जितना फ्लक्स है वो पूरा अगर लिंक कर रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी मैक्सिमम। 100% टच कर सकते हैं। आपकी आवाज थोड़ी कम वीक आ रही है, फिर से बोलो। मतलब हम उस पॉइंट को अचीव कर सकते हैं आइडियलिटी को इसकी? नहीं, आइडियलिटी को हम अचीव नहीं कर सकते क्योंकि नॉन आइडियल बहुत सारी कंडीशन। आप लीकेज फ्लक्स को बहुत कम भी कर दोगे ना तो भी बाकी चीजें तो रहेंगी। कोर कैन नॉट बी आइडियल, वाइंडिंग का रेसिस्टेंस भी होगा ही होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। अब तक ये याद हो जाना चाहिए सबको। दिस इज RC, दिस इज JXM, दिस इज R1, दिस इज JX1, दिस इज JX2, R2, दिस इज V2। अब मैंने यहाँ पर लोड भी शो किया है। दिस करंट इज I2, ये सप्लाइड वोल्टेज है V1, ये वाला करंट है I0, राइट। और एक नया करंट आया, कौन सा, I1 डैश। ये जो किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना, यहाँ क्यों नहीं जा रहा है करंट, अब यहाँ पर करंट जा रहा है। वो कितना करंट है, I1 डैश है। और इस जंक्शन पर KCL लगाओ, I0 प्लस I1 डैश, यानी कि ये वाला करंट जो है ये कितना है, I1। ठीक है, मैं फिर से बना रहा हूं। सबसे पहले एक आइडियल ट्रांसफार्मर, सब लोग याद करते जाएं साथ साथ। आइडियल ट्रांसफार्मर, प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स N1, यहाँ पर N2। प्राइमरी साइड में इंड्यूस्ड EMF माइनस E1, यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF E2। नॉन आइडियलिटीज इंक्लूड करो, रेसिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग R1, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग JX1। ये सीरीज वाले पैरामीटर्स हैं, ये बना दिए मैंने। सेकेंडरी में भी सीरीज वाले पैरामीटर्स, लीकेज रिएक्टेंस और रेसिस्टेंस। सो दिस इज JX2, दिस इज R2। ठीक है, अब सेकेंडरी में एक लोड लगा दो, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है V2 है और जो करंट है दिस इज I2। यहाँ पर नॉन आइडियलिटी वाला ये शंट रेसिस्टेंस, शंट ब्रांच। सो दिस इज JXM, कैपिटल XM, दिस इज RC। इसमें जो करंट जाता है दैट इज इक्वल टू I0 टोटल, इस ब्रांच में जो जाता है। जो सप्लाइड वोल्टेज है
वो V1 है, जो करंट फ्लो हो रहा है वाइंडिंग में वो था I1, ये I1 इस जंक्शन तक आया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I0 और I1 डैश। ठीक है, तो ये कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है लोडिंग कंडीशंस। और अब हम यहाँ पर इक्वेशंस लिख सकते हैं। सेकेंडरी साइड में देखो इक्वेशन लिखोगे, बहुत आसान है इसके बाद ही, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो फिर ट्रांसफॉर्मर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज नाउ अंडरस्टूड। यहाँ पर देखो मैं केवीएल लगा रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, राइज इन पोटेंशियल माइनस E2 बार, फॉल इन पोटेंशियल्स यानी प्लस I2 J टाइम्स X2 प्लस I2 R2, fall in potential, this is fall in potential, so this is plus V2, now this is equal to 0. So यहाँ से हमें जो एक्सप्रेशन मिला वो मिला E2 is equal to V2 plus I2 R2 plus J I2 X2। ये सेकेंडरी साइड के लिए था। प्राइमरी साइड के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, मैंने ये वाला लूप बनाया, इक्वेशन सेम है जो पहले था, बस I0 की जगह I1 आ गया, so V1 comes out to be equal to minus E1 bar plus I1 R1 plus J I1 X2। लेकिन ये I1 क्या चीज है, KCL से देखो, I1 is equal to I0 plus I1 dash। लेकिन ये I1 dash क्या चीज है वो हमें यहां से याद रखना। I1 dash का काम क्या था, I2 के कारण जो फ्लक्स बना था उसको नलीफाई करना, यानी कि I1 dash का जो MMF, I1 dash के कारण जो MMF आएगा वो कितना आएगा, I1 dash into N1। I2 के कारण जो MMF आएगा वो कितना आएगा, I2 into N2। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, which means that I1 dash is equal to minus N2 by N1 into I2। इन इक्वेशंस में कोई डाउट? इन इक्वेशंस के बेसिस पर वी विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम। यहां पर एक चीज हमें पता होनी चाहिए बस, वो है V2 और I2 का रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? लोड के रेस्पेक्ट। तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी है V2 I2 फेज में है, सेम फेज में है, यानी रेसिस्टिव लोड। दूसरी पॉसिबिलिटी है इंडक्टिव लोड है, यानी I2 लैग कर रहा है V2 से। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कैपेसिटिव लोड है, यानी I2 लीड कर रहा है V2 से। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो क्लियरली स्पेसिफाई करें। जो मेथोडोलॉजी है फेजर डायग्राम बनाने के लिए वो सेम रहेगी, लेकिन वो जो डायग्राम बनेगा वो हेवीली डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का लोड है। मेथोडोलॉजी विल रिमेन द सेम। ठीक है, सो इसके लिए जो फेजर डायग्राम है दैट वी विल टेक अप टुमारो। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग।